मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधनों को। तो एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं फटाफट बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। ज्योग्राफी के अंदर अपने दो टॉपिक बचते हैं मेरे बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं और उसके बाद फिर एक नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हरियाणा के ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा, यानी कि वो संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और यदि हम अपने हरियाणा की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हरियाणा के अंदर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो 5 तरीकों से किया जाता है। उन 5 तरीकों में सबसे अहम जो हमारा तरीका है वो है थर्मल पावर, यानी कि तापीय विद्युत। तापीय विद्युत का मतलब जहां विद्युत का उत्पादन किया जाता है कोयले की सहायता से, और कोयले की सहायता से चलने वाले ही प्लांट अपने हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हैं। वर्तमान में इन प्लांटों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 5 प्लांट हैं, जिसमें से 2 प्लांट आपके झज्जर जिले के अंदर है, एक प्लांट पानीपत के अंदर है, एक प्लांट यमुनानगर के अंदर है, और एक प्लांट हिसार जिले की बरवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव खेदड़ के अंदर है। तो तापीय विद्युत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हरियाणा में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित की जाती है। तापीय विद्युत के अलावा एक परियोजना जो कार्यरत है वो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो गोरखपुर गांव फतेहाबाद के अंदर है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, सौर आधारित विद्युत परियोजनाएं भी बच्चों हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, सौर आधारित परियोजनाएं भी काम कर रही है। गैस आधारित विद्युत परियोजना भी एक फरीदाबाद के अंदर बच्चों कार्यरत है। तो इस तरीके से 5 ये टाइप हैं जो हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन करने का काम करते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों की हम चर्चा करें, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो संसाधन जो हमें ऊर्जा देंगे उन्हीं को हम ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। इनको अच्छे से समझने के लिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, एक को बोला गया है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोनों में क्या होता है डिफरेंस, ये समझ लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन मेरे बच्चों वो संसाधन होते हैं जो पूर्ण रूप से उपयोग में क्या है लाए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये पूर्णतः क्या है उपयोग में लाए जाने वाले आपके संसाधन हैं। इसीलिए इन्हें कौन से संसाधन बोलते हैं? परंपरागत। मान ले 100 रुपए का आपने बच्चों पेट्रोल डलवाया है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो जो गाड़ी है वो अपने आप क्या है आपकी रुक जाएगी। इसका मतलब जो आपने उसके अंदर ईंधन डलवाया था वो पूर्ण रूप से उपयोग में आ चुका है, और उसके बाद आपको उस गाड़ी को आगे चलाने के लिए और ईंधन डलवाना पड़ेगा। तो ऐसे संसाधन जिनको पूर्णतः उपयोग में लाया जाए उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और ये जो पूर्णतः उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा संसाधन हैं ये हमेशा से नहीं चले आ रहे। ठीक है, पिछले 100-200 वर्षों से ही ये उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, या तो आप सभी को पता ही है बच्चों कि 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम है वो कितना हाई जा चुका है, लगभग 100 के अराउंड जा चुका है। ठीक है, तो बहुत महंगा ये ईंधन होता है, और ये महंगे हैं तो नुकसान भी करेंगे, प्रदूषण बड़े स्तर पे फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कोयला, ठीक है, कोयला, और कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम। तो कोयला, पेट्रोलियम आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आता है। गैर परंपरागत की हम बात करें तो ये वो ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनको कुछ समय बाद पुनः नवीकरणीय कर लिया जाता है, मतलब बार बार इनका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और इनका जो चलन है बच्चों वो कोई 100-200 सालों से नहीं बल्कि जब से पृथ्वी तब से ही चलता आ रहा है। और हम बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हवा, या हम बोल सकते हैं पवन ऊर्जा, या हम बोल सकते हैं जल ऊर्जा, या हम बोल सकते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इनका जो चलन है वो बहुत पहले से होता आ रहा है। ये दाम में भी सस्ते होते हैं। अब सौर ऊर्जा जो है मेरे बच्चों वो तो बिल्कुल ही फ्री में मिलती है सूर्य से। ठीक है, और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, तो सस्ते भी होते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। तो 2 टाइप हैं ऊर्जा संसाधनों के, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। आपसे क्वेश्चन यहां से कोई ऐसा पूछने वाला है नहीं कि इनमें अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो यहां से मेरे बच्चों आपसे उदाहरण के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, कौन सा गैर परंपरागत। बस समझने के लिए
दो बातें ध्यान रख लेना कि परंपरागत होते हैं महंगे, महंगा शब्द आते ही दिमाग में पेट्रोल जाएगा और पेट्रोल के साथ साथ कोयला याद रख लेना। गैर परंपरागत होते हैं सस्ते, और सस्ता जब आएगा तो दिमाग में सबसे पहले आएगा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। राम राम भाई, नमस्कार। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताओ कैसे हो। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करते हैं विद्युत उत्पादन की, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन कितने प्रकार से किया जाता है। 5 प्रकार से किया जाता है। ये कौन से 5 टाइप हैं? एक है मेरे बच्चों जल विद्युत परियोजना, एक है अणु विद्युत परियोजना, एक है सौर आधारित विद्युत परियोजना, एक है गैस आधारित विद्युत परियोजना, और एक है सबसे मुख्य तापीय विद्युत परियोजना, जिसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हम बोलते हैं। और इसी के माध्यम से सबसे ज्यादा बिजली हरियाणा के अंदर उत्पादित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सी बातें हम करें कि जब अपने हरियाणा का गठन हुआ मेरे बच्चों 1 नवंबर 1966 की बात करें, तो उस समय प्रदेश के अंदर जो बिजली उत्पादित की जाती थी वो बड़े स्तर पर नहीं उत्पादित की जाती थी। हमें बिजली दूसरे पड़ोसी राज्यों से बच्चों खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि गठन के समय हमारी जो बिजली को उत्पादित करने की क्षमता थी वो बहुत कम, मात्र 29 मेगावाट होती थी। 29 मेगावाट गठन के समय विद्युत उत्पादन की क्षमता अपने हरियाणा प्रदेश की थी। लेकिन 2013 के अंदर एक रिपोर्ट आई, और 2013 के अंदर आई रिपोर्ट के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर बच्चों 5300 मेगावाट हुई। 5300 मेगावाट की जब विद्युत क्षमता हमारे पास हुई, तो हमने फिर पड़ोसियों से भी बिजली खरीदना क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यदि कोयले की सप्लाई वगैरह हरियाणा के अंदर रुक जाती है और फिर बिजली का संकट आ जाता है, तब जाके हम पड़ोसी दिल्ली हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो इन राज्यों से बिजली खरीदने का काम करते हैं। वरना हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, क्योंकि 2013 की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन क्षमता जो बढ़ के है वो 5300 मेगावाट हो चुकी है, और अब तो और भी ज्यादा हो चुकी होगी। बच्चों, बिजली का जो सारा का सारा क्षेत्र है, विद्युत का जो सारा का सारा क्षेत्र है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड को बोलते हैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HSEB। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो स्थापना है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है कि हुई कब थी। 3 मई 1967 को स्थापना हुई थी। बच्चों, यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मुखिया है वो हरियाणा के कौन से शहर में बैठता है, तो मुख्यालय इसका पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टार्ट किया गया 3 मई 1967 को, लेकिन उसके बाद अब बिजली का उत्पादन यहां होता नहीं था। ठीक है, बिजली का उत्पादन हरियाणा में इतना बड़े स्तर पे होता नहीं था, हमें बिजली दूसरे पड़ोसी राज्यों से खरीदनी पड़ रही थी। तो बच्चों, इस बोर्ड के ऊपर जो है डे बाय डे क्या बढ़ता चला गया, कर्जा बढ़ता चला गया। ठीक है, जब कर्जा बढ़ता चला गया तो मेरे बच्चों 1985-86 के अंदर यह कर्जा जो है वो बड़े स्तर पर इस बोर्ड के ऊपर क्या है, बढ़ा, और ये बोर्ड जो है ये घाटे के अंदर जाता रहा। हरियाणा विद्युत बोर्ड के ऊपर जो ये घाटा बढ़ा वो 1985-86 के अंदर बड़े स्तर पर बढ़ा था। और इसी घाटे के दौरान आ रही दिक्कत, जब आनी होती है तो प्रॉब्लम ही आती है, सीधी सी बात है। जब घाटा आएगा तो समस्याएं आएंगी। और हरियाणा विद्युत बोर्ड को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए और बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। कब? 1993 के अंदर 3 मई 1967 को शुरू हुआ था बोर्ड। उसके बाद बोर्ड के ऊपर डे बाय डे जब घाटा बढ़ता चला गया, तो 1985-86 में घाटा जो बढ़कर है वो बड़े स्तर पर पहुंचा। तो फिर 1993 में इस घाटे को कम करने के लिए, इस घाटे से उभरने के लिए, या बोर्ड की सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उनके सॉल्यूशन के लिए एक कमेटी बनाई गई, सलाहकार समिति का गठन किया गया। और 1995 में इस समिति ने मेरे बच्चों क्या है, एक रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने। 1995 में इस कमेटी ने सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आप यदि ये काम कर लो तो ये जो बोर्ड है ये घाटे से क्या है, उबर पाएगा। और घाटे से यदि उबर जाएगा बोर्ड, तो फिर उसके बाद जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी समाधान अपने आप निकल आएगा। तो बच्चों, इस सलाहकार समिति की सिफारिश को मानते हुए इस बोर्ड का फिर पुनर्गठन करने का
फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ था, ये अच्छे से याद रख लेना, 14 अगस्त 1998। 14 अगस्त 1998। 3 मई 1967 को बोर्ड बना। फिर इसके अंदर बच्चों समस्याएं आई, समस्या से निकालने के लिए एक समिति बनी 93 के अंदर, समिति ने मेरे बच्चों रिपोर्ट दी 95 के अंदर। इसी रिपोर्ट का आंकलन करते हुए, रिपोर्ट को मानते हुए फिर बच्चों बोर्ड का पुनर्गठन सरकार ने किया 14 अगस्त 1998 में। ठीक है, पुनर्गठन जब किया तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है इसके अंतर्गत मेरे बच्चों 2 निगम लाए गए। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब पुनर्गठन किया गया तो इसके अंतर्गत 2 निगम लाए गए। एक काम करता था बिजली उत्पादित करने का, इसको बोलते हैं एचपीजीसीएल, जो पावर को जनरेट करेगा। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होगी, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एचपीजीसीएल का काम क्या होता है, एचपीजीसीएल का काम होता है मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर विद्युत को उत्पादित करने का। ये विद्युत का उत्पादन करने वाला निगम है, कॉरपोरेशन है। एचपीजीसीएल की जो स्थापना हुई थी वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हुई थी 17 मार्च 1997 को। 17 मार्च 1997 को बच्चों हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन के लिए एक निगम बनाया गया, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसका काम एक ही है, हरियाणा के अंदर बिजली को उत्पादित करना, विद्युत का निर्माण करना। लेकिन 17 मार्च 1997 को तो ये स्वतंत्र निकाय के रूप में आया। जब हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दोबारा से पुनर्गठन हुआ, दोबारा से गठन हुआ, तो 14 अगस्त 1998 को इस एचपीजीसीएल को किसके अधीन कर दिया गया, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि एचपीजीसीएल की स्थापना कब हुई थी, तुम बोलोगे 17 मार्च 1997। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दे, आपसे पूछ ले कि एचपीजीसीएल HSEB हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन कब किया गया, तो आप बोलेंगे 14 अगस्त 1998। ठीक है, तो HSEB के अधीन कब किया गया इसे, 14 अगस्त 1998। और HPGCL का जो मुख्यालय है वो कहां है, वो पंचकुला के अंदर है। बच्चों बिजली पैदा करता है एचपीजीसीएल। अब बिजली पैदा होने के बाद हरियाणा के सभी जिलों के अंदर उस बिजली को फैलाना भी पड़ेगा, उन जिलों के अंतर्गत आने वाले शहर गांवों के अंदर भी बिजली पहुंचानी होगी। तो बिजली को प्रसारित करने का काम कौन करता है, एचवीपीएनएल। ठीक है, तो यहां पर जो जी है वो पावर को जनरेट करता है, यहां जो पी है वो पावर को प्रसारित करता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी गई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। बच्चों इसकी जो स्थापना हुई वो 18 सितंबर 1997 को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हुई थी। लेकिन जब हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दोबारा से गठन हुआ तो बच्चों इस एचवीपीएनएल को भी 14 अगस्त 1998 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और इसका जो कार्य है वो क्या होगा, विद्युत प्रसारण का होगा। तो एचएसईबी के अधीन कब किए गए हैं ये, 14 अगस्त 1998। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है, पंचकुला में है। तो यहां तक बातें समझ में आई, एक बार फटाफट बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेरे हिसाब से आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छे राजविंदर। फटाफट एक बार बच्चों डन लिख दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं पूछा, उसका कोई नाम नहीं था।
चलेगा। अब हम बात करते हैं जो बिजली को प्रसारित करने वाला निगम, जिसका नाम है HVPN, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। HVPN को मेरे बच्चों आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि इस निगम को पूरे हरियाणा में बिजली का प्रसारण करने में कोई समस्या ना आए। क्योंकि हरियाणा बच्चों हम बात करें तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, और हर क्षेत्र के अंदर यदि बिजली पहुंचानी है तो फिर जो शक्तियां होगी, जो काम होगा, उसका बंटवारा करना पड़ेगा। तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने अपना जो है बच्चों वो दो भागों में डिवीजन किया। इसका एक भाग कहलाया UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। एक भाग कहलाया DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है मेरे बच्चों वो है पंचकुला के अंदर, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय है कहां? हिसार के अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है आज हरियाणा के 22 में से 11 जिलों के अंदर जो उत्तर हरियाणा के अंतर्गत आते हैं उनमें विद्युत का प्रसारण करना। तो 11 जिलों के अंदर विद्युत को प्रसारित करने का काम, बिजली को फैलाने का काम, बिजली को हर घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? UHBVN की है। बच्चों UHBVN जिसके अंतर्गत हम 11 जिलों की बात कर रहे हैं, तो इन 11 जिलों में अच्छे से बिजली पहुंचाने के लिए UHBVN ने अपने दो ऑपरेशनल जोन तैयार कर रखे हैं। इन्हीं दो ऑपरेशनल जोन से मेरे बच्चों ये UHBVN क्या करता है? 11 जिलों के अंतर्गत आने वाले हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर, हर शहर के अंदर बिजली प्रसारित करने का काम करता है। ये जो दो ऑपरेशनल जोन है इसके, एक है रोहतक के अंदर तो एक है कहां? पंचकुला के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UHBVN के दो ऑपरेशनल जोन कहां है? एक रोहतक में और एक पंचकुला में। बचे हुए जो 11 जिले होंगे जो दक्षिण हरियाणा के होंगे, इनमें बिजली प्रसारित करने का काम करता है DHBVN, जिसका हेडक्वार्टर मेरे बच्चों हमारे हिसार के अंदर है। और इसके भी दो ऑपरेशनल जोन हैं। इन दो ऑपरेशनल जोन के अंदर एक है हिसार, और इसका दूसरा ऑपरेशनल जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा ऑपरेशनल जोन है मेरे बच्चों नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। यदि हम बात करें कि जो बिजली के मामले हैं, आपके जो विद्युत के मामले हैं, इन विद्युत के मामलों के बारे में सुझाव देने के लिए हरियाणा सरकार को क्या बनाई गई? एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो एक ऐसी संस्था बनाई गई जो बिजली के अंतर्गत आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निपटारा पाने के लिए और विद्युत का जो हमारा क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम करे, उस संस्था का जो गठन किया गया, जो एक स्वतंत्र संस्था है, उसको हम बोलते हैं HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार को विद्युत मामले को लेकर सुझाव व सलाह देने वाली एक स्वतंत्र संस्था कौन सी है? तो आप बोलेंगे HERC। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो H से बनेगा हरियाणा, E से बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, R से बनेगा रेगुलेटरी, C से बनेगा कमीशन। फिर बच्चों इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 17 अगस्त 1998 को, 17 अगस्त 1998 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है सर पंचकुला के अंदर। तो ये बिजली क्षेत्र को संभालने वाले कुछ कॉरपोरेशन है, निगम है। ठीक है, प्रसारित करने वाला निगम हमने पढ़ लिया है HBVN, हरियाणा बिजली वितरण निगम। एक हमने पढ़ लिया है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर मेरे बच्चों हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने अपने दो भाग बनाए, एक UHBVN, एक DHBVN। एक विद्युत मामलों को लेकर हरियाणा सरकार को सलाह देने वाली जो स्वतंत्र संस्था है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन की। हरियाणा में विद्युत उत्पादन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार से होगा? 5 प्रकार से। और सबसे मेन जो टाइप होगा वो कौन सा होगा? तापीय, थर्मल पावर प्लांट जिसे आप बोलते हैं। थर्मल का मतलब क्या है? ताप, और ताप का मतलब क्या है? कोयले की सहायता से बिजली का उत्पादन करना। ठीक है, कोयले की सहायता से बिजली का उत्पादन करना। तो जिन भी पावर प्लांट के आगे थर्मल वर्ड यूज किया जाता है उस प्लांट में पक्का मेरे बच्चों कोयले वाली मालगाड़ी आपको अंदर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर जो बिजली का उत्पादन होगा वो कोयले की सहायता से होगा। ठीक है, और हरियाणा के अंदर प्रेजेंट टाइम में ये जो थर्मल पावर प्लांट है इनकी संख्या कितनी है? 5 है।
इन 5 के अंदर हम बात करें तो सबसे पहला जो है आपका वो है पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, जो आसनगांव पानीपत के अंदर है। ठीक है, ये आसनगांव पानीपत और जींद रोड के ऊपर है। जब भी आप पानीपत से जींद की तरफ आएंगे, पानीपत से निकलते ही राइट हैंड साइड में मेरे बच्चों आपको ये थर्मल पावर प्लांट नजर आएगा, और ये गांव आपका पानीपत जींद रोड के ऊपर ही है। और इसी गांव के अंदर जो स्थापित किया गया थर्मल पावर प्लांट, इसका सबसे पहले नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया था, क्योंकि 1979 1 नवंबर 1979 को जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ही हुआ करते थे। तो देवीलाल के कार्यकाल के दौरान ये थर्मल पावर प्लांट आपका स्थापित किया गया था, और ये हरियाणा का पहला सबसे पुराना मेरे प्यारे बच्चों थर्मल पावर प्लांट है। चौधरी देवीलाल के नाम पर इसका नाम रखा गया था, लेकिन आगे चल के इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम पानीपत शहर के नाम पर पानीपत थर्मल पावर प्लांट रख दिया गया था। इसकी जो क्षमता है बिजली उत्पादित करने की, ये पेपर में बार बार पूछी जाती है कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बताइएगा, तो 1367.80 मेगावाट इस पहले थर्मल पावर प्लांट की क्या है, विद्युत उत्पादन क्षमता है। बिल्कुल, अपने बिल को जानो योजना हमने पढ़ी थी, योजनाओं के अंदर वेलफेयर स्कीम के अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी, अपने बिल को जानो, है ना। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा वो शुरू की गई थी। तो बच्चों ये सबसे पुराना है और पहला पावर प्लांट है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पावर प्लांट, इसका नाम है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र। बच्चों ये यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया। क्षमता की बात करें तो 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और 600 मेगावाट एक साथ ही बिजली उत्पादित नहीं की जाती, बल्कि यहाँ 300 मेगावाट की कितनी इकाइयां, कितनी यूनिट काम करती हैं, 2 यूनिट काम करती हैं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना 2008 के अंदर की गई थी, और ये प्रदेश का दूसरा थर्मल पावर प्लांट तो है, लेकिन वर्तमान में 5 जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें सबसे छोटा है किस मामले में, कैपेसिटी के मामले में। विद्युत उत्पादन जो क्षमता है इसकी मात्र 600 मेगावाट है। तीसरा जो थर्मल पावर प्लांट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट मेरे बच्चों, जब ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया बरवाड़ा तहसील के खेदड़ गांव के अंदर, जो हिसार जिले की बरवाड़ा तहसील है, इसको उत्तर भारत की मेगा परियोजना का नाम दिया गया था। ठीक है, पेपर में आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत की मेगा परियोजना कहां स्थापित की गई थी, तो आप बोलेंगे खेदड़ गांव बरवाड़ा तहसील हिसार जिले के अंदर स्थापित की गई। क्योंकि जब ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया तो इस प्रोजेक्ट को नाम ही क्या दिया गया था, उत्तर भारत की मेगा परियोजना नाम दिया गया था। यह प्लांट रिलायंस कंपनी चलाती है बच्चों, रिलायंस कंपनी के द्वारा यह प्लांट क्या है, संचालित है। 2010 के अंदर इसका उद्घाटन करने के लिए जो आए थे वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आई थी, उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो थे उस समय वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये दोनों के दोनों कद्दावर नेता इस खेदड़ गांव के अंदर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आए थे। बच्चों, खेदड़ गांव से जो नेशनल हाईवे गुजरता है बरवाड़ा साइड से, जहां खेदड़ गांव के अंदर ये थर्मल पावर प्लांट है, यहां से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो 52 गुजरता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है ये कौन से एनएच पर है, तो आप बोलेंगे 52 पर है। क्षमता की बात करें कि विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, विद्युत उत्पादन क्षमता है 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट। और हम इसे बोल सकते हैं तीसरा थर्मल पावर प्लांट। तो हरियाणा के अंदर जब तीसरा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, उसके बाद तीसरा यही था। तो ये तीसरा था, तो ये तीसरा सबसे बड़ा भी था। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा था, क्योंकि इससे पहले जो 2 थर्मल पावर प्लांट हमने पढ़े उनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। एक की कैपेसिटी 1367.80 मेगावाट, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ के अब ज्यादा हुई है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी अब ज्यादा हुई है बढ़ा के। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा था दीनबंधु छोटूराम, उसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट। उसके बाद आपका ये तीसरा जो है ना, इसकी एक साथ कितनी कैपेसिटी थी, 1200 मेगावाट थी। इसलिए इसको उत्तर भारत की मेगा परियोजना का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उत्तर भारत की मेगा परियोजना इसको नाम दिया गया।
बच्चों हम बात करें तो 1200 मेगावाट की बिजली यहाँ एक साथ उत्पादित नहीं होती है, बल्कि 600 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं, यहाँ 2 इकाइयां हैं। अब थर्मल पावर प्लांट है तो पानी की तो आवश्यकता होगी, तो इस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम कौन सी नहर करती है? बरवाड़ा नहर। बरवाड़ा नहर हमने नदियों और नहरों में पढ़ी होगी ना कि कितने क्यूसेक उसकी कैपेसिटी है, 2700 क्यूसेक। बहते हुए पानी को मापने की इकाई होती है क्यूसेक, ठीक है, तो 2700 क्यूसेक। आपसे ये पूछ ले, और पहले पूछा भी गया है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कोयला आता है वो आता कहां से है? यदि राज्य पूछ ले तो उड़ीसा राज्य आपको बोलना है कि उड़ीसा राज्य से कोयला आता है। यदि बच्चों अक्षेत्र पूछ ले कि कौन से क्षेत्र से, तो तुम बोलोगे महानदी कोल डैम क्षेत्र। महानदी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना बच्चों, उड़ीसा का शोक भी बोल देते हैं महानदी को। तो महानदी के दोनों ओर का जो क्षेत्र है वहां पर कोयला बड़े स्तर पर निकाला जाता है, और उसी क्षेत्र से कोयले की मालगाड़ियां भर भर के थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के अंदर लाई जाती है, जहां पर 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादित करने का काम ये प्लांट करता है। रिलायंस कंपनी के द्वारा संचालित है। बरवाड़ा नहर इस प्लांट को जल प्रदान करने का काम करती है। इसके बाद है मेरे बच्चों इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है आज अपने हरियाणा के अंदर, जाड़ली झज्जर के अंदर मेरे बच्चों ये स्थित है। इसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वो अरावली सुप्रताप विद्युत संयंत्र है। कैपेसिटी की बात करें तो 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है, और 1500 मेगावाट की क्षमता के साथ प्रेजेंट में ये मेरे बच्चों सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र है हरियाणा का। यहाँ पर 1500 मेगावाट बिजली उत्पादित करने के लिए 500 मेगावाट की कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं? 3 इकाइयां। और इन 3 इकाइयों में बात करें तो पहली इकाई ने जो काम करना स्टार्ट किया था वो मेरे बच्चों 2010 में। तो 500 मेगावाट बिजली सबसे पहले यहाँ 2010 के अंदर बनना स्टार्ट हुई। फिर अगली 500 मेगावाट जो बिजली है वो 2011 के अंदर बनना स्टार्ट हुई, और उससे नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों 2012 में बची हुई 500 मेगावाट की बिजली भी यहां उत्पादित होना स्टार्ट हुई। इस प्रकार से टोटल ये 1500 मेगावाट की क्षमता वाला आपका प्लांट है। 5वां थर्मल पावर प्लांट भी झज्जर जिले के अंदर है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र इसे बोलते हैं, ठीक है। ये इंदिरा गांधी है, इससे पहले राजीव गांधी था खेदड़ के अंदर, राजीव गांधी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ा गांधी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र खानपुर कला गांव झज्जर के अंदर है। जाड़ली और खानपुर ये पास पास ही गांव है, तो खानपुर गांव झज्जर के अंदर है। इसकी स्थापना 2012 में मेरे बच्चों की गई थी। यदि कैपेसिटी की बात करें तो 1320 मेगावाट ये बिजली उत्पादित करने का काम करता है, और इसकी यूनिट की बात करें तो 1320 मेगावाट को 2 से डिवाइड करोगे तो 660 मेगावाट निकल के आएगा। तो 660 मेगावाट की यहाँ 2 इकाइयां क्या की गई हैं? स्थापित की गई हैं। बिल्कुल सरकार को ये समझना चाहिए कि कौन सा बच्चा सीईटी के अंदर बैठेगा, कौन सा बच्चा सीईटी के अंदर नहीं बैठेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं बेचारे। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई ये 4 गुना बच्चे हैं, कम से कम 1-1.5 महीना पहले उनका रोल नंबर जारी कर देना चाहिए कि आप लोग बैठने के लिए बिल्कुल योग्य हैं, है ना। तो ये असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो कम से कम वो क्लियर हो जाए, कम से कम वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे अणु विद्युत परियोजना। अणु विद्युत परियोजना मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट अणु विद्युत परियोजना की हम बात करेंगे। पहले इसका नाम कुमारिया गांव के नाम पर रखा गया था, इसे कुमारिया अणु विद्युत परियोजना का नाम दिया गया, लेकिन बाद में गोरखपुर के नाम से इसे नाम मिला, और गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना के नाम से आज ये काम कर रही है गोरखपुर गांव के अंदर। फतेहाबाद में ये निर्माणाधीन है।
इसका उद्घाटन 2014 के अंदर मेरे बच्चों किया गया था। 2014 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था और मेरे गांव गोरखपुर के अंदर 2014 में मेरे बच्चों प्रधानमंत्री जो उस समय थे मनमोहन सिंह, वो आए थे और मनमोहन सिंह ने स्पीच दिया था, भाषण दिया था। ठीक है, तो मेरे गांव के अंदर मनमोहन सिंह आए हुए हैं 2014 में, वो इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। क्षमता की यदि चर्चा करें तो 2800 मेगावाट मेरे बच्चों क्षमता रहेगी, बिजली उत्पादित करने का काम करेगा ये प्लांट। और 2800 मेगावाट के लिए कितनी इकाइयां, 700 मेगावाट की 4 इकाइयां यहां स्थापित की जाएंगी, 4 इकाइयां। ठीक है, तो इकाई जरूर याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी इकाइयां स्थापित की जाएंगी, 4 इकाइयां। बच्चों ये गोरखपुर जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा होगा। उत्तर भारत में हम बात करें तो अपने आसपास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर। और नरोरा उत्तर प्रदेश से बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों गोरखपुर गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी अणु विद्युत परियोजना होगी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो जल की बहुत आवश्यकता होगी और इस जल की पूर्ति करने का काम पता है कौन सी नहर करेगी, भाखड़ा नहर करेगी। तो गांव से गुजरती है भाखड़ा नहर और उसी भाखड़ा नहर के ठीक पास में आपका ये प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टाइप है थर्मल पावर प्लांट के बाद जो तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं, दूसरा टाइप आपका ये है अणु विद्युत परियोजना। तीसरा जो टाइप है हरियाणा के अंदर वो है गैस आधारित विद्युत परियोजना। एक गैस गुजारी जाती है जिसके तहत मेरे बच्चों बिजली उत्पादित की जाती है और ये परियोजना आपकी कहां पर है, ये परियोजना आपकी फरीदाबाद के अंदर है। तो ये आपका तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप के बाद चौथा जो टाइप है वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब जल विद्युत परियोजना, जल की सहायता से बिजली उत्पादित करना। और हरियाणा के अंदर जल विद्युत परियोजनाएं कितनी है मेरे बच्चों, 2 है। कितनी है, 2 है। तो फटाफट मेरे को बताइएगा भाई, तुझे डाउट नहीं, बहुत सारों को डाउट है कि आएगा या नहीं आएगा। मेरे 63 है सर SC कैटेगरी में, मेरे को डाउट है भाई। तेरे को डाउट नहीं, तेरे को तो फिर 63 नंबर में भी नहीं आएगा तो फिर नहीं हो सकता भाई कुछ भी। तेरे को डाउट नहीं है, तेरे नंबर अच्छे हैं तो जानबूझ के पूछ रहा है ना। SC कैटेगरी में है, 63 नंबर है, फिर भी बोल रहा है डाउट है मुझे, तो लास्ट तक डाउट ही रहेगा। इस डाउट को छोड़ के पढ़ता रहो, आ जाएगा। वरना फिर पेपर देके बोलेगा कि सर डाउट है मुझे, मेरा होगा या नहीं होगा। ये डाउट तो लास्ट तक बना रहेगा। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो ये रहेगा कि सर डाउट है मेरे, हिसार में ड्यूटी आएगी या सिरसा में आएगी। ये डाउट जिंदगी से कभी नहीं जाता है। आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जो जो आएगा उस समय अपने आप बताता रहेगा कि किसका आएगा किसका नहीं आएगा। तो छोटे भाई सारे के सारी पोस्ट में नहीं आओगे। ठीक है, जिस कैटेगरी के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर पोस्ट ही यदि 50 है, 40 है, 20 है, तो वहां थोड़ी पेपर दे पाओगे। जिसके अंदर पोस्ट अच्छी है वहां पर आप पेपर दे पाओगे। अब आप चाहते हो कि सर मैं सारे के सारे पेपर दे पाऊं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इस स्कोर में। लेकिन मेरे हिसाब से आप नौकरी की इच्छा रखते होंगे। ये इच्छा तो नहीं रख रहे हो कि मेरे को इस नंबर में यही मिले, एक्साइज इंस्पेक्टर ही मिले। ठीक है,
क्योंकि हरियाणा के जो बच्चे हैं ना वो इच्छा नहीं रखते नौकरी के लिए, वो सिर्फ ये डिपार्टमेंट की इच्छा नहीं रखते बल्कि नौकरी की इच्छा रखते हैं, नौकरी मिल जाए चाहे ग्रुप डी में मिल जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो नौकरी की इच्छा की है। तो पेपर तुम दे लोगे, इतने पेपर होंगे उनमें से 2-3 पेपर तुम पक्का दे लोगे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि तुम यही पेपर दोगे। तो मेरे बच्चों ये जो जल विद्युत परियोजना है इसमें एक है पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, जो आपकी कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है। और ककरोई जल विद्युत परियोजना ये भी यमुना नदी के ऊपर सोनीपत के अंदर है। ठीक है, ककरोई जल विद्युत, ककरोई गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पर ये आपकी क्या है, जल विद्युत परियोजना है। पांचवा जो टाइप है वो है सौर आधारित विद्युत परियोजना का, सौर आधारित विद्युत परियोजना, सूर्य की सहायता से, ठीक है, जो सोलर प्लांट है आपके, उसी को सौर आधारित विद्युत परियोजना बोल रहे हैं। बच्चों चरखी दादरी का गांव है नंदा, इस नंदा गांव चरखी दादरी के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला सोलर प्लांट जो है वो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना है, हरियाणा प्रदेश का पहला सोलर प्लांट चरखी दादरी जिले के कौन से गांव के अंदर, नंदा गांव के अंदर। और इसके अलावा हम बात करें तो सौर आधारित एक और हमारी विद्युत परियोजना काम कर रही है, वो यमुनानगर के कौन से गांव के अंदर, बुद्ध कला गांव के अंदर, यमुनानगर के बुद्ध कला गांव के अंदर ये काम कर रही है। और इसको संभाल रहा है कौन, HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बुद्धगला यमुनानगर के अंदर सूर्य की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, यह सौर आधारित विद्युत परियोजना होगी। तो यह था हमारा विद्युत उत्पादन वाला क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन हमने पढ़े। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से जो बनेंगे, उसमें एक है आपका हरेडा। हरेडा का विस्तृत रूप क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। H से बनेगा हरियाणा, R से बनेगा रिन्यूएबल, E से बनेगा एनर्जी, D से बनेगा डेवलपमेंट, A से बनेगा एजेंसी। हिंदी में बोल देंगे हरियाणा शय ऊर्जा विकास एजेंसी। 1997 के अंदर हरेडा का मेरे बच्चों गठन किया गया था, और हरेडा का मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे पहले बिजली को लेकर आ रही शिकायतों का निपटारा करने के लिए बिजली पंचायत की जो शुरुआत है वो कहां पर की गई थी, तो मेरे बच्चों ये शुरुआत की गई हिसार से। और हरियाणा के वर्तमान में जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उनके द्वारा ही हिसार से बिजली पंचायतें लगाना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। बच्चों एक योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य है हरियाणा के सभी गांवों के अंदर 24 के 24 घंटे बिजली पहुंचाना। उस योजना का नाम है मारा गांव जगमग गांव। मारा गांव जगमग गांव योजना की जो शुरुआत है वो कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से की गई थी। उद्देश्य मैंने बता दिया है, 24 घंटे बिजली पहुंचाना। 1 जुलाई 2015 को मेरे बच्चों ये योजना जो है शुरू की गई थी। तो ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इस योजना से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक जो हमारा टाइप है हरियाणा के अंदर बिजली उत्पादित करने का, पवन ऊर्जा। ठीक है, इस पवन ऊर्जा हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए, और इन मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है, 3 है। ये जो पवन ऊर्जा के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इसमें एक मॉनिटरिंग स्टेशन पंचकुला में है, दूसरा मॉनिटरिंग स्टेशन गुड़गांव के अंदर है, और तीसरा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो गुड़गांव को सोलर सिटी के नाम से पुकारा जाता है वो क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री 2016 में थे और आज भी हैं, इन्होंने मेरे बच्चों सौर ऊर्जा के ऊपर काम करने वाले दुनिया के अलग अलग देशों के बैठने का एक जगह, एक मुख्यालय तैयार करने का काम करवाया। और ये मुख्यालय कहाँ है, ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र गुरुग्राम में है। इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव में होने के कारण गुड़गांव को अक्सर हरियाणा की सोलर सिटी कहा जाता है। बच्चों हरियाणा की सोलर सिटी कहा जाता है। तो ये देखिएगा हरियाणा की जो सोलर सिटी है ये गुड़गांव है, लेकिन चंडीगढ़ की सोलर सिटी आपसे कोई पूछ ले तो पंचकुला है। बच्चों प्रदेश का जो पहला जिला ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया
वो पानीपत के नौलत्था गांव के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, पानीपत जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था गांव के अंदर है। और इसी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर ये ऊर्जा पार्क स्थापित मेरे बच्चों किया गया, और ये पहला हरियाणा का ऊर्जा पार्क है। गांव गांव के अंदर जो बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में हुई थी वो 1970 में हुई थी। उचानी कलां गांव करनाल से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल हुआ करते थे, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए इंदिरा गांधी खुद मेरे बच्चों उचानी कलां गांव करनाल के अंदर आई थी। तो आपसे पूछ लेगा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। किस मुख्यमंत्री के समय यह कार्यक्रम चलाया गया था? बंसीलाल। कब बच्चों गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में की गई थी? 1970 के अंदर। कौन से गांव से की गई थी? उचानी कलां गांव से। कौन से जिले से की गई थी? करनाल से की गई थी। और गांव गांव बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा भारत के अंदर पहला राज्य भी बना था। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? हरियाणा होगा बच्चों। ठीक है, हरियाणा होगा। तो आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। फटाफट एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद खनिज संसाधन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विशाल मेरे भाई, इनको समस्या ही रहेगी, क्या बताऊं यार, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीईटी प्री के अंदर अच्छा स्कोर लेके भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। वो क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि डाउट में ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं। जो काम उसका है वो करते ही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सीईटी प्री के अंदर अच्छा स्कोर ले लेने के बाद खत्म नहीं हुई। आपकी जिम्मेदारी सीईटी मेंस के लिए लगातार बेहतर तैयारी करते रहना है। ठीक है, उस जिम्मेदारी को निभाओगे तो सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा। यदि बीच में तुम ये सोचते रहोगे, और ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से ही पूछते हो, तुम पता नहीं 20 और टीचरों से भी पूछते होंगे, अपने 50 और दोस्तों से भी पूछते होंगे, रिश्तेदारों से भी पूछते होंगे, बस में आते जाते भी पूछते होंगे कि तेरा सीईटी का स्कोर कितना है भाई। मतलब आपको जितने लोग मिलेंगे उनकी अलग अलग बातें मिलेंगी, और उनकी अलग अलग बातें जब तुम्हारे दिमाग में गूंजेंगी ना, तो तुम्हारी तैयारी का सत्यानाश कर देगी। मैं इसलिए बोलता हूं कि कान बंद करके आंखें खोल के मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहो बस। ठीक है, कान यदि खुले छोड़ दिए ना, तो ये जो लोग हैं जो आपसे दिन में पता नहीं कितनी बार कैसे कैसे लोग मिलते होंगे, वो आपके कान के अंदर इतनी कान के अंदर इतनी बातें डाल देंगे कि दिमाग की दही बना के रख देंगे वो, और तुम्हारा पढ़ाई से मन उतर जाएगा, तैयारी से मन उतर जाएगा। सीईटी प्री में तुम्हारा कितना भी अच्छा स्कोर हो। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं तुम्हें कि तुम मेरी भी मत मानो यार। मैं बोलता हूं कि आएगा नहीं आएगा, तुम मेरी भी मत मानो, तुम तैयारी करते रहो बस। अब कई बच्चे बोल देंगे कि सर ऐसे कैसे तैयारी करते रहे, हमें पता तो होना चाहिए। जब सारी चीजें पता होती है तो उसे कंपटीशन नहीं बोलते। फिर कंपटीशन का मतलब तुम समझते हो? कंपटीशन के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि पड़ोसी कितनी तैयारी कर रहा है, उसके कितना स्कोर है। हम अपना बेस्ट देते हैं, उसी को कंपटीशन बोलते हैं। यदि सारी की सारी बातें ही तुम्हें पहले ही बता दी जाए, इस किताब में से इतने पेज से, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो फिर कंपटीशन नाम किस आधार पे हो गया वो? तो तुम पढ़ते रहो भाई, तुम अपने अंदर सुधार लेके आओ, अपना बेस्ट दो बस। फटाफट नोट कीजिएगा भाई, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
अब हम बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज के बाद मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। ठीक है, हरियाणा के अंदर खनिज संसाधन की हम बात करेंगे। मेरे बच्चों, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो खनिज हैं वो आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं, और महेंद्रगढ़ जिले से खनिज सबसे बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके पीछे कारण है यहाँ पर अरावली क्षेत्र, जो आपका एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, और यहाँ पर पाए जाने वाली जो आग्नेय चट्टानें हैं, उन आग्नेय चट्टानों से ही ये बहुमूल्य खनिज हरियाणा के अंदर प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों, महेंद्रगढ़ खनिज संसाधन के मामले में सबसे ऊपर है, इसीलिए इसे खनिजों का शहर बोल देते हैं और खनिज संपदा की खान बोल दिया जाता है। बच्चों, खनन के अंतर्गत अब देखिएगा, जहां खनन किया जाता है वहां पर जो बिल तैयार किए जाते हैं, उन खनन के बिलों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई। उस योजना का नाम है ई रवाना योजना। तो आपसे पूछ ले, ई रवाना योजना का संबंध किससे है? खनन के अंतर्गत बिलों में फर्जीवाड़े को रोकना बच्चों ई रवाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, यहां पर हम 3 टाइप से लेके चलेंगे। एक धात्विक खनिज, ठीक है, एक धात्विक खनिज, एक आपके अधात्विक खनिज, एक आपके ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो यहाँ खनिज को हम 3 टाइप से डिवाइड करके चल रहे हैं। धात्विक का मतलब जिनसे धातुएं प्राप्त होगी, अधात्विक का मतलब जिनसे धातुएं प्राप्त नहीं होंगी, ऊर्जा का मतलब जिससे ऊर्जा प्राप्त होगी, वो आपके ऊर्जा खनिज होंगे, जैसे कोयला है आपका। तो बच्चों, धात्विक खनिज जो है वो 3 टाइप से हम लेके चल रहे हैं। एक है लो धातु, एक है अलो धातु, एक है बहुमूल्य खनिज। ठीक है, यदि धात्विक खनिज के अंदर लो धातु के अंतर्गत खनिजों की बात करें तो लो, अयस्क, मैग्नीज, निकल, ये आपके काम का तो नहीं है, लेकिन मैं बस डिवाइड करके बता रहा हूं। अलो धातु के अंतर्गत तांबा, सीसा, जस्ता, टीन और बॉक्साइट आते हैं। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम आते हैं। अधात्विक खनिज के अंदर अब्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, हीरा, पोटास, सल्फर, एस्बेस्टोस, बलुआ पत्थर ये शामिल हैं। और जिन खनिजों से ऊर्जा मिलती है वो खनिज कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और यूरेनियम आपके होते हैं। ठीक है, अब खनिजों की हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो खनिज पाए जाते हैं उनको मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, ये जरूर याद रख लेना। उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। अभी तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आगे चल के पूछा जा सकता है कि हरियाणा में पाए जाने वाले खनिजों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 3 वर्गों में बांटा गया। ये 3 वर्ग कौन से हैं? इन 3 वर्गों में एक है आपका मुख्य खनिज। 3 वर्गों के अंदर एक है मुख्य खनिज, एक है लघु खनिज, एक है अद्वितीय खनिज। ठीक है बच्चों, मुख्य खनिज, लघु खनिज, अद्वितीय खनिज, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का टाइप हरियाणा में नहीं है, तो इन 3 के अलावा जो चौथा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और वो कौन से जिलों के अंदर उत्पादित होते हैं, कहां से वो निकाले जाते हैं, उन जिलों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले ध्यान रखना है संगमरमर। संगमरमर सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, जितने भी खनिज होंगे मैक्सिमम महेंद्रगढ़ में ही होंगे। बेरायल, बेरायल कहां पर? महेंद्रगढ़ में। एपेटाइट, एपेटाइट खनिज सबसे ज्यादा कहां? महेंद्रगढ़ के अंदर। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस क्या होता है? जो आग में नहीं जलता, विद्युत रोधी होता है। ये जो आग में नहीं जलता वो आपका एस्बेस्टोस होता है, ये भी महेंद्रगढ़। कैल्साइट, कैल्साइट भी आपका कहां? महेंद्रगढ़ के अंदर। सलेट पत्थर, सलेट पत्थर बच्चों महेंद्रगढ़ के अंदर भी और गुड़गांव के अंदर भी। और सलेट पत्थर के लिए रेवाड़ी का कुंड भी फेमस है। सलेट पत्थर के लिए रेवाड़ी का कौन सा क्षेत्र फेमस है? रेवाड़ी का कुंड। सलेट पत्थर कौन सा होता है? जो हम स्कूल के अंदर बच्चों चाक से उसके ऊपर लिखा करते थे, जो वो काले रंग का पत्थर था, उसी को सलेट पत्थर बोलते हैं। अबरक की हम बात करेंगे। अबरक, अबरक के मामले में महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। स्फटिक, स्फटिक जो खनिज है ये आपका महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के अंदर। फेल्सपार और ग्रेनाइट,
फेल्सपार और ग्रेनाइट की हम बात करें तो ये महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, तो महेंद्रगढ़ और गुड़गांव का ही सबसे बड़ा योगदान है हरियाणा के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के अंदर। नेक्स्ट है आर्सेनोपाइराइट। आर्सेनोपाइराइट जो है ये गुड़गांव और मेवात के अंदर, आर्सेनोपाइराइट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो गुड़गांव और मेवात के अंदर। बात करते हैं ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट का उत्पादन महेंद्रगढ़ और भिवानी के अंदर। बच्चों ग्रेनाइट जो आपके रसोई के अंदर पत्थर लगा होता है, ग्रेनाइट कठोर आग्नेय चट्टान होती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज जो है इसका उत्पादन एक महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद पंचकुला। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लो अयस्क। लो अयस्क जो है मेरे बच्चों महेंद्रगढ़ और भिवानी। बात करेंगे बच्चों तांबे की, तो तांबे का उत्पादन महेंद्रगढ़ और भिवानी। बात करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता का जो उत्पादन है वो कहां पर, भिवानी के अंदर। बात करें चीनी मिट्टी की, तो चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां, गुड़गांव के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीनी मिट्टी। और चीनी मिट्टी खनिज का यूज क्या होता है, बर्तन बनाने के लिए। तो चीनी मिट्टी बर्तन भी सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको, गुड़गांव के अंदर मिलेंगे। पत्थर सुधा रेत, पत्थर सुधा रेत जो है ये खनिज फरीदाबाद के अंदर। सोना जो है मेरे बच्चों ये अंबाड़ा के अंदर। ठीक है, तो मारकंडा और गग्गर नदी के जल के द्वारा जो रेत बहा के लाया जाता है, तो कई टन रेत के अंदर 1 ग्राम सोना बच्चों अंबाड़ा के अंदर पाया जाता है। तो सोना जो है ये आपका अंबाड़ा में। सोने के बाद हम बात करेंगे सोरा की। सोरा, सोरा जो है बच्चों ये हिसार और सिरसा के अंदर पाया जाता है। चिनाई रेत, चिनाई जो हम घर वगैरह बनाते हैं, भवन निर्माण में जो यूज किया जाता है, ठीक है, ईंटों की चिनाई करने के लिए, वो रेत आपका अंबाड़ा के अंदर ज्यादा पाया जाता है। जो बालू नाम का आपका खनिज है, बालू के लिए भिवानी और महेंद्रगढ़ क्या है, फेमस है। यदि हम बात करें खनिज युक्त पानी, उसके लिए गुरुग्राम। खनिज युक्त पानी का मतलब है जैसे आपका गर्म पानी का चश्मा आपने सुना होगा, तो उस गर्म पानी के चश्मे में क्या पाया जाता है, जो गर्म पानी का चश्मा आप सोना में पढ़ते हैं उसके अंदर गंधक पाया जाता है, गंधक। और गंधक एक ऐसा खनिज है ये जिसको पानी में डाल देंगे तो पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यही कारण है कि वहां पर गर्म पानी आपको उस कुंड से निकलता हुआ नजर आता है, जो चर्म के रोगियों के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों इसी को बोल रहे हैं यहाँ खनिज युक्त पानी या गंधक युक्त पानी। ये आपका कहां पर, गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। इस टॉपिक से कुछ और महत्वपूर्ण हम बात करें तो मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर भारत का एकमात्र ऐसा गांव पाया जाता है, एक ऐसा गांव है जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर को लरजता पत्थर भी बोल देते हैं, डांसिंग स्टोन भी बोल देते हैं, नृत्य पत्थर भी बोल देते हैं, कंपिंग स्टोन भी बोल देते हैं, फ्लेक्सिबल स्टोन भी बोल देते हैं। और ये गांव की हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चरखी दादरी जिले का कलियाणा गांव है। तो कलियाणा गांव हिलना पत्थर के लिए क्या है, फेमस है। बच्चों ये जो हिलना पत्थर है ये भारत के अलावा ब्राजील और अमेरिका के अंदर भी पाया जाता है। तो ये 3 ही देशों में पाया जाने वाला दुर्लभ पत्थर है। एक अपने भारत के अंदर जो हरियाणा के चरखी दादरी के कलियाणा गांव में, एक ब्राजील के अंदर और एक अमेरिका के अंदर। बच्चों हरियाणा राज्य के अंदर जो खनिज प्रबंधन है, इसका जो खनिज जो प्रबंधन है वो कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है, खनिजों की जो मैनेजमेंट है बच्चों, वो हरियाणा लघु खनिज स्टॉकिंग परिवहन एवं अवैध खनन निवारण अधिनियम 2012। देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए तो बच्चों के तोते उड़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये बातें पढ़ते ही नहीं है, ये वो छोड़ के चलते हैं कि हरियाणा के अंदर खनिजों का जो प्रबंधन है वो कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है। उस अधिनियम को बोलते हैं हरियाणा लघु खनिज स्टॉकिंग परिवहन एवं अवैध खनन निवारण अधिनियम 2012। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करें तो वर्तमान में कितनी गौण खनिज खदानें हैं बच्चों, तो हरियाणा के अंदर 119 गौण खनिज खदानें प्रेजेंट टाइम में है।
हरियाणा के अंदर बड़े खनिज तो नहीं पाए जाते, लेकिन छोटे खनिजों के मामले में समृद्ध राज्य है अपना हरियाणा। तो लघु खनिजों के मामले में भारत के अंदर हरियाणा को बच्चों काउंट किया जाता है समृद्ध राज्यों में। रेवाड़ी का जो कुंड है, यहां पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। यह स्लेट पत्थर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड में भी निर्यात किया जाता है। तो रेवाड़ी का जो ये कुंड नामक स्थान से पाया जाने वाला स्लेट पत्थर है, इसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बेल्जियम के अंदर, हॉलैंड के अंदर बच्चों किया जाता है। पेपर में आपसे यह भी पूछा गया कि रवेदार चूना सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो रवेदार चूना अंबाला के अंदर, रोहतक के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। हम बात करें तोसाम भिवानी की, तो यहां पर एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी, तोसाम भिवानी क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक बहुमूल्य खनिज की क्या की जा रही है, खोज की जा रही है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा हरियाणा के कौन से क्षेत्र के अंदर एक बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। तो आप उस क्षेत्र का नाम ध्यान रखें, तोसाम। बच्चों जो बहुमूल्य खनिज है आपका यूरेनियम, इसकी संभावना को देखते हुए नारनौल भिवानी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से क्या किया गया है, सर्वे भी किया गया है। तो कई लोगों ने बोला कि यहां पर यूरेनियम जो है वो पाए जाने की संभावना है, और इसी संभावना को देखते हुए हेलीकॉप्टर से हरियाणा के इस क्षेत्र का, जहां पर अरावली पहाड़ी फैली हुई हैं, जिन्हें मेवाती पहाड़ियां बोलते हैं, उनका क्या करवाया गया, सर्वे करवाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना सा ही कवर करेंगे। तो आज की क्लास में अपने दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, एक ऊर्जा संसाधन कंप्लीट होता है ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में, और एक आपका मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज संसाधन कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा सिर्फ एक टॉपिक आपका पेंडिंग है, तो उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हुए ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा को करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद मैं पॉलिटी ऑफ हरियाणा के जो सेशन होंगे वो आप लोगों को देने का काम करूंगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।